दोस्तों, एक महिला जो थी वो कितने ही दिनों से बिस्तर पड़ी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ चुकी होती है और अब वो अपनी अंतिम साँसें गिन रही होती है। उसका एक पैर अब कब्र में था और दूसरा पैर बिस्तर पर होता है। अब कब वो इस दुनिया से चली जाए, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। उस घड़ी में जब उसके घरवाले उससे अंतिम इच्छा पूछने के लिए उसके पास जाते हैं और जब उससे कुछ पूछते हैं, तभी वो कहती है कि मुझे खाने-पीने की कुछ भी खाने-पीने की इच्छा नहीं है। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हें किसी से मिलना है? तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी से मिलना भी नहीं है। और तभी वो लोग उससे फिर से पूछते हैं कि फिर आपकी अंतिम इच्छा क्या है? आप हम लोगों को बताइए, हम लोग आपकी अंतिम इच्छा को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और फिर बाद में वो महिला जो है वो उनके सामने एकदम से कुछ ऐसी इच्छा ज़ाहिर कर देती है दोस्तों कि जिसको पूरा करना उनके बस का नहीं होता है। और फिर दोस्तों उसके आगे क्या कुछ होता है इस कहानी में? ये कहानी जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हैरान और परेशान कर देने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज पहले एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, ये कहानी आपको बहुत अच्छी और बहुत बड़ी सीख भी देके जाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो एक सिक्किम राज्य के छोटे से गांव की सच्ची घटना है दोस्तों। अब ये जो कहानी है दोस्तों, यकीनन आप जब सुनेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि ये कैसी कहानी है। दोस्तों उस गांव में एक कविता नाम की महिला अपने 2 छोटे भाई और एक बहन के साथ रहा करती थी। उनका एक अपना छोटा सा घर होता है और घर जो था वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में उनके पास जगह जमीन होती है जिन पर वो खेती बाड़ी का काम करते थे और फिर यही सारा काम करके अपना गुजारा बस कर रहे थे। अब जो कविता थी वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी होती है और उसकी शादी जो थी वो बहुत समय पहले ही हो चुकी थी, लेकिन वो अपने ससुराल में अपने पति के घर पर ना रहकर बल्कि अपने मायके में आकर के रह रही होती है। अब दोस्तों दरअसल बात क्या होता है कि कविता के साथ क्या हुआ था कि जब कविता की शादी हुई थी और उसी समय अचानक से उसकी माँ जो है वो उसे छोड़ करके इस दुनिया से चल बसी थी। लेकिन कविता की माँ जो है वो जाने से पहले अपने पीछे 2 छोटे लड़के और एक लड़की को छोड़ गई थी और उस समय कविता जो थी वो अपने ससुराल में अपने पति के साथ होती है और जो कविता का पति होता है वो कलकत्ता में रहा करता था। वहीं पर वो फल बेचने का काम किया करता था, वो फल का दुकान लगाता था और उस समय वो घर पर मौजूद नहीं होता है। और फिर जब कविता को इस बात के बारे में पता चलता है कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है तो फिर दोस्तों वो इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और चिंतित हो जाती है कि और सोचने भी लगती है कि अब तो मेरी माँ भी इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। पिता तो पहले ही बहुत सालों पहले ही चल बसे थे। तो फिर वो अपनी छोटे भाई बहनों के बारे में सोचने लगती है कि अब तो मेरी माँ जो है वो इस दुनिया में है नहीं और अब उसके जाने के बाद अब जो मेरे छोटे भाई बहन है वो बिल्कुल ही बेसहारा हो गए हैं। अब उनकी परवरिश कौन करेगा? और फिर दोस्तों वो यही सोचकर एक दिन रात के समय में अपने ससुराल से बिना बताए सीधे मायके आ जाती है और फिर मायके में आने के बाद वो मायके में ही रह करके अपनी भाई बहनों की परवरिश करना शुरू कर देती है। और फिर दोस्तों उधर जो कविता का पति होता है वो कलकत्ता में होता है, लेकिन जब 6 महीने के बाद वो कलकत्ता से वापस घर आता है तो फिर उसे ये पता चलता है कि जो कविता है वो अब अपने मायके में ही रहेगी, वो अपने मायके में ही छोटे भाई बहन का परवरिश करेगी और उसने लौट करके आने से मना कर दिया है। और फिर दोस्तों वो कुछ दिनों तक कविता का इंतजार भी करता है, उसे फोन भी करता है, लेकिन किसी तरीके से जब सालों का समय बीत जाता है और कविता लौट कर नहीं आती है तो फिर एक दिन जो कविता का पति होता है वो अपनी दूसरी शादी कर लेता है, घर वालों की बात में आकर, उनके दबाव में आकर। अब घर वाले जो थे वो रोज ही उससे कहा करते थे कि अब जो तुम्हारी पत्नी है वो तुम्हारे पास लौट करके आने वाली नहीं है और इसलिए बेहतर यही है कि तुम दूसरी शादी कर लो। और फिर बाद में आखिरकार वो दूसरी शादी कर भी लेता है और जब कविता को इस बात की जानकारी मिलती है कि उसका पति जो है वो उसने दूसरी शादी कर ली है और अब उसके घर पर उसकी सौतन आ चुकी है तो फिर दोस्तों वो अब ससुराल साफ बात है कि जाना ही छोड़ देती है और फिर वो अपने ससुराल से अब एकदम से ही मुंह मोड़ लेती है और अपने मन में वो ये सोचती है कि वैसे भी अब मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, अब मेरे जो छोटे भाई बहन वही सहारा है। अब पति था वो भी दूसरी शादी कर चुका है और माता पिता तो वैसे भी बहुत साल पहले ही हमें छोड़ करके इस दुनिया से चले गए हैं और अब मेरे लिए जो है वो बस मेरे छोटे भाई बहन हैं। और अब दोस्तों वो उन्हीं को अपना सब कुछ मान लेती है और अब उनकी ही जीन जान लगा करके परवरिश करना शुरू करती है। और फिर दोस्तों धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और फिर एक दिन कविता के जो छोटे भाई बहन है तो वो भी बड़े हो जाते हैं और तब तक इधर जो कविता की सौतन होती है उसके भी 2-3 बच्चे हो जाते हैं और वो बच्चे भी अब बड़े हो चुके होते हैं। और एक दिन कविता जो है वो अपनी छोटी बहन की बहुत ही ज्यादा धूमधाम के साथ शादी कर देती है और फिर शादी करने के बाद वो अपने ससुराल अपने पति के घर पर चली जाती है। लेकिन बच जाते हैं अब कविता के 2 छोटे भाई, तो वो लोग अभी फिलहाल पढ़ाई लिखाई ही कर रहे होते हैं और फिर जब वो लोग अपने कॉलेज की भी पढ़ाई धीरे धीरे पूरा कर लेते हैं तो फिर एक दिन अचानक से दोस्तों कविता के ससुराल से उसके लिए आमंत्रण आता है। अब दोस्तों जो कविता की सौतन होती है उसका एक बड़ा लड़का होता है जो कि अब शादी करने के लायक हो चला था और जिसकी शादी की दिन तारीख भी रख दी गई थी। और फिर जब कविता को इस बात के बारे में पता चलता है कि उसका जो पति है वो अपने बड़े लड़का का शादी कर रहा है तो फिर दोस्तों वो ये खबर सुन करके काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन उस समय तक वो काफी ज्यादा उम्रदराज भी हो चली थी और फिर कुछ गांव के जो लोग होते हैं वो कविता से कहते हैं कि कविता तुम्हें अपने पति के घर अपने बेटे की शादी में जाना तो जरूर चाहिए और ये तो वैसे ही तुम्हारे भाई बहन ये तो हम जानते ही हैं और इनके
पीछे तुमने अपनी पूरी जिंदगी भी खत्म कर दी, बर्बाद कर दी, लेकिन वो भी तो तुम्हारा एक टाइम पर अपना घर था। और जिस दिन तुम इस दुनिया से चली जाओगी तो फिर ये लोग तुम्हारे काम नहीं आएंगे। तुम्हारा जो कुछ भी होगा, वो जो भी श्राद्ध या अंतिम संस्कार होगा, वो तुम्हारे ससुराल के ही लोग, तुम्हारे पति ही करेगा। और इसीलिए तुम्हें ऐसे ससुराल नहीं छोड़ना चाहिए था। हम लोग मानते हैं कि तुम्हारे पति ने अब दूसरी शादी कर ली है और अब तुम अपने पति के पास जाती भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा रिश्ता तो उसके घर से है, तुम्हारा रिश्ता तो उसे है, और फिर भी तुम्हें वहां पर जरूर जाना चाहिए। और जिसके बाद कविता जो है वो अपनी रिश्तेदारों की बात मान करके एक बार ससुराल चली जाती है। और फिर जब वहां पर जाती है और उसकी मुलाकात जब अपने पति से होती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो फूट फूट करके रोना शुरू कर देती है और फिर अपने पति के कदमों में गिर करके कहने लगती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे सामने बहुत सारी ऐसी मजबूरियां आ गई थी जिसकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ा। आपको तो मालूम चला ही होगा कि जो मेरी माँ है वो हमारी शादी के कुछ ही महीनों बाद चल बसी थी, और जिसके बाद मेरे छोटे भाई बहनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं था और उनकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर आ गई। और मुझे भी कुछ समझ में आया नहीं आया, और जो कुछ मुझे समझ में आया मैंने वो कर दिया, और उनके ही लिए मैंने अपनी ससुराल छोड़कर अपने मायके चली गई थी। और फिर उसके बाद उसका पति कहता है कि ठीक है कविता, मैं मानता हूं कि तुम्हारे सामने बहुत सारी मजबूरियां थी, क्योंकि तुम्हारी माँ चल बसी थी, और जिसके बाद तुम्हें अपनी भाई बहन की परवरिश करने के लिए तुम्हें मायके में जाकर रहना शुरू कर दिया। लेकिन फिर भी एक दो बार भी कम से कम मुझसे बात करनी चाहिए थी, मेरे पास आनी चाहिए थी, क्योंकि तुम मेरी आखिर पहली पत्नी थी, और पति के पहले प्यार का हक जो है वो पहली ही पत्नी होती है। लेकिन तुमने तो फिर एक बार भी कभी पीछे मुड़कर मेरी ओर देखा ही नहीं, मुझसे बात तक नहीं करती थी। और जिसके बाद कविता जो है वो अपने पति से कहती है कि बस मैं आपसे यही कह सकती हूँ कि आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं खुद ही अपनी जिंदगी के लिए शर्मिंदा हूँ। और वो कहता है कि ठीक है, अब तो जो हो गया सो हो गया, चलो अब मेरे बेटे की शादी हो रही है, इसलिए अब जब तक शादी नहीं भी जाती है तब तक तुम यहीं पर रहना, और फिर शादी हो जाने के बाद तुम वापस लौट जाना। और फिर उसके बाद दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद जो शादी विवाह होता है वो सब कुछ संपन्न भी हो जाता है। और फिर उसका पति जो है वो उसके लिए एक साड़ी खरीद करके लाता है और बहुत प्यार से उसे कहता है कि पहन करके दिखाओ। और फिर जिसके बाद कविता जो है वो अपने पति द्वारा लाई गई साड़ी को पहन करके बहुत खुश हो गई थी, और फिर वो अपने पति से विदाई लेकर के वापस अपने मायके लौट करके आ जाती है। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से फिर वो लौट करके कभी अपने ससुराल नहीं जाती है। और फिर एक दिन अचानक से कविता जो है वो बीमार पड़ जाती है और वो सीधे बिस्तर पकड़ लेती है। तब उसके जो छोटे भाई होते हैं वो इसका काफी इलाज कराते हैं, लेकिन उसकी जो सेहत होती है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही थी, उस पर दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा था। तो वो लोग काफी इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं। और अब उसके छोटे भाई की भी शादी हो चुकी होती है और अब उनके भी जो बच्चे थे हो चुके होते हैं दोस्तों। अब सभी लोग हमेशा ही कविता के साथ ही लगे बचे रहते थे। तो फिर एक दिन दोस्तों जो कविता की बड़ी भाभी होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि देखो अब इनका कोई ठिकाना नहीं है कि ये अब कब तक चलेंगे या नहीं रहेंगे, और इसीलिए अब इनके ससुराल में इनके बारे में ये खबर दे देनी चाहिए कि वो लंबे समय से बीमार पड़ी हुई है। और जिसके बाद एक दिन जो कविता का पति होता है वो कविता के ससुराल जाता है और फिर वहां पता चलता है कि जो अब कविता का पति है वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, 2 साल पहले ही वो भी इस दुनिया को छोड़ करके चला गया है। और फिर उसके बाद दोस्तों वो ये खबर सुन करके काफी ज्यादा मायूस हो जाता है और फिर वो कविता के सौतन के बेटे को ये खबर देता है और उनसे कहता है कि अब कविता जो है वो भी बिस्तर पकड़ चुकी है और अब कब वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाए इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। और फिर दोस्तों वो बस इनसे इतना कह करके वापस से अपने घर लौट करके आ जाता है और आने के बाद ये बात वो कविता को बताता है। और जब कविता को इस बात के बारे में पता चलता है कि उसका जो पति है वो इस दुनिया में नहीं रहा, तो फिर दोस्तों वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। और फिर जब उसके आस पड़ोस को लोगों के बारे में इस बारे में पता चलता है कि जो अब कविता है वो विधवा हो चुकी है, अब उसके पति का निधन जो है वो 2-3 सालों पहले ही हो चुका है, तो फिर उन लोगों को भी इस बात से काफी दुख होता है। और फिर वो लोग कहते हैं कि बेचारी कविता जो है वो इस दुनिया में तो आई लेकिन सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी और बोझ तले दबकर ही रह गई, कभी वो खुल करके अपनी जिंदगी जी ही नहीं पाई। आखिर इसकी भी क्या जिंदगी रही। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल में ना रह करके अपने मायके में आकर के रहने लगी और अपने छोटे भाई बहनों के प्रति अपनी पूरी जिंदगी जो है वो उसने न्यौछावर कर दी। और आज देखो ये बेचारी इस हालत में पड़ी हुई है, अब तो इसका पति भी इस दुनिया में नहीं है, अब इसका इस दुनिया में कोई सहारा ही नहीं बचा है। और फिर इसके बाद कविता के जो दोनों छोटे भाई होते हैं वो अपने पड़ोसियों से कहते हैं कि आप लोग ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं, हम लोग उनके लिए है ना, हम लोग मानते हैं कि हमारी बड़ी बहन जो है वो हम लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी जो है वो न्यौछावर कर दे, लेकिन इसके अंतिम ख्वाहिश जो है वो हम लोग पूरा करेंगे। और फिर दोस्तों वो लोग सीधे कविता के पास जाते हैं और कविता के पास जाने के बाद कहते हैं कि देखिए दीदी, अब तो जो होना था सो हो चुका है और अब ऐसे भी आपके पति भी इस दुनिया में नहीं है और हम लोग जो है वो आपके बारे में आपके ससुराल में भी खबर दे करके आ चुके हैं, और इसीलिए अगर आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो फिर आप हम लोगों को वो बताइए, हम लोग उसे जरूर पूरा करेंगे। और आप बताइए एक बार पहले। और फिर उसके बाद कविता जो है वो अपने दोनों छोटे भाइयों से कहती है कि मेरी तो बस एक ही अंतिम ख्वाहिश है। तभी वो लोग पूछते हैं कि हाँ बताइए दीदी कि आपकी अंतिम ख्वाहिश कौन सी और ऐसी कौन सी ख्वाहिश है जो हम लोग ना पूरा कर पाए, बोलो तो सही। और तभी वो कहती है कि मैं मरने से पहले एक नौजवान लड़के के साथ अकेले कमरे में रात बिताना चाहती हूँ। और जिसके बाद दोस्तों जब कविता के दोनों भाई कविता की ये बात सुनते हैं तो फिर वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और वो लोग अपने मन में ये सोचने लग जाते हैं कि अरे ये अचानक से दीदी को क्या हो गया, वो ऐसी कैसी उल्टी सीधी बातें बोल रही हैं,
क्या इन्हें कुछ पता भी है कि ये किस चीज़ की हमसे माँग कर रही है, किस चीज़ की हमसे डिमांड कर रही है? और जिसके बाद दोस्तों जो कविता होती है वो उनसे कहती है कि मुझे सब कुछ पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस मेरी ये आखिरी ख्वाहिश है और अगर तुम लोगों से हो सके तो बस तुम लोग किसी भी हाल में मेरी ये आखिरी ख्वाहिश को पूरा कर दो और यही मेरी अंतिम इच्छा है और तुम लोगों की बहुत मेहरबानी होगी अगर पूरा कर दोगे। और फिर उसके बाद जब कविता के आस-पड़ोस के लोगों को कविता की इस इच्छा के बारे में पता चलता है कि जो कविता है वो मरने से पहले एक नौजवान लड़के के साथ अपना एक रात बिताना चाहती है, तो फिर दोस्तों ये बातें सुनकर के सभी लोगों के पैर तले से ज़मीन खिसक जाती है और सभी लोग जो है वो अपने मन में यही सोचने लग जाते हैं कि अरे ये क्या बात हुई और ये कैसी अंतिम इच्छा हुई, ये कैसे बातें वो कह रही है कविता। और फिर उसके बाद दोस्तों जो कविता के दोनों छोटे भाई होते हैं वो लोग कहते हैं कि ठीक है दीदी, अगर आपकी अंतिम इच्छा यही है तो फिर हम लोग जो है वो किसी भी हाल में आपकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और फिर दोस्तों उसके दूसरे ही दिन से जो कविता के दोनों छोटे भाई होते हैं दोस्तों, वो लोग अब गांव-गांव घूम करके एक ऐसे लड़के के बारे में पता लगाना शुरू कर देते हैं कि जो उसकी बहन के साथ अपनी रातें बिता सके। लेकिन दोस्तों उन्हें फिर ऐसे लड़के के बारे में उन्हें पता करते-करते लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है और इधर जो कविता की स्थिति थी वो भी दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा इस बात को लेकर के टेंशन में आ गए। सोचने लगते हैं कि जो दीदी ने हमारे ऊपर अपनी सारी ज़िंदगी न्यौछावर कर दी, हम लोग हैं कि उनकी एक छोटी-सी इच्छा को अब तक पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग पर ही लानत है। हम लोग उसके 2 छोटे भाई होते हुए भी क्या उनके लिए कर लिए। और फिर दोस्तों वो दोनों भाई अपने आप को ही कोसने लगते हैं और फिर दोस्तों जैसे ही 8वें दिन अपने घर से इस तरह के एक लड़के के बारे में पता लगाने के लिए जाते हैं, निकलते हैं और तभी उनमें से एक छोटा भाई होता है, वो अपने भाई बड़े भैया से कहने लगता है कि भाई ऐसे तो कोई लड़का जो है वो हमारी बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नहीं मिलेगा, इसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ लालच देना पड़ेगा। और फिर वो दोनों भाई जो है वो आपस में सलाह मशवरा करके कहते हैं कि जो लड़का हमारी बहन के साथ एक रात बिताएगा उसकी सारी ख्वाहिश हम पूरा करेंगे, उसके 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए देंगे। और फिर दोस्तों ये लोग अपना सारा पूरा प्लान तैयार कर लेते हैं और फिर दोस्तों वो लोग जहां कहीं भी जाते थे तो यही कहते थे कि हम लोगों को एक ऐसा नौजवान लड़के की तलाश है जो कि हमारी बहन की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करे और इसके बदले में हम उस लड़के को 10 लाख रुपए भी देने को तैयार है। अब जब ये बात कही गई तो जाहिर सी बात है दोस्तों इस बात का कुछ ना कुछ तो परिणाम निकलना था, ऐसे कौन ही उनके फ्री में बात मानने वाला था। और अब दोस्तों यही बात वो कहने लगते हैं लोगों से कि जो बस हमारी दीदी को एक इच्छा है उसको पूरी कर देगा और बदले में हम उनसे बहुत सारा पैसा दे देंगे। और फिर दोस्तों उनको बाद में एक ऐसे लड़के के ही बारे में पता चलता है। अब जो लड़का होता है उसका नाम विवेक होता है। विवेक जो था वो उनके ही गांव के बगल का रहने वाला लड़का होता है और जब विवेक को इस बात के बारे में पता चलता है कि फलाने गांव में एक महिला है जो कि जिनके साथ जो लड़का रात बिताएगा उनको इनाम के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। और फिर दोस्तों वो ये बात सुन करके सीधे ही कविता के घर पर डायरेक्ट आ जाता है और फिर वहां आने के बाद वो कविता के भाइयों से इस बारे में जाकर के बात करता है। तो फिर वो लोग विवेक से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो सारी डिटेल जो है वो अपने बारे में उनको देता है और कहता है कि मैं बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करता हूँ। मेरी माँ जो है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो चुकी है और जिसके इलाज के लिए मुझे 10 लाख रुपए की ही जरूरत है और इसीलिए मैं आपकी दीदी के साथ, आपकी बहन के साथ रात बिताने के लिए तैयार हूँ ताकि मेरी माँ का इलाज हो सके, ताकि वो बच सके। और जिसके बाद जब कविता के दोनों भाइयों को विवेक के बारे में पता चलता है तो फिर वो लोग कहते हैं कि ठीक है विवेक, फिर तुम हमारी बहन के साथ एक रात बिता लो, उसकी अंतिम ख्वाहिशों को पूरा कर दोगे तो फिर उसके बाद हम लोग तुम्हें बेशक वो इनाम का 10 लाख रुपया जो है वो दे देंगे और फिर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाना। और फिर दोस्तों उसके बाद वो लोग विवेक की काफी ज्यादा खातिरदारी भी करते हैं। और उधर जब कविता के दोनों भाभियों को इस बात के बारे में पता चलता है कि एक लड़का है जो कि हमारी ननद के साथ रात बिताने के लिए तैयार हो चुका है, तो फिर वो लोग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से नहलाती धुलाती है और फिर एक नया साड़ी पहना करके घर के कमरे में ले जाकर के लेटा देती है। और फिर अब जैसे ही रात होती है तो फिर वो लोग विवेक को रात का सारा खाना पीना खिलाते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और फिर विवेक को सीधे उस कमरे में ले जाकर के छोड़ दिया जाता है और फिर बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद जब विवेक उस कमरे में कविता के पास जाता है और जब वो कविता को देखता है तो फिर दोस्तों वो उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि कविता जो थी वो उस उम्र में भी बेहद खूबसूरत थी। और फिर जब कविता विवेक को अपने साथ कमरे में अकेले पाती है तो फिर वो दहाड़ मारकर फूट करके रोना शुरू कर देती है और विवेक से कहने लगती है कि विवेक तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी कि तुम कब आओगे। अब तुम्हारे ही इंतजार में देखो मैं यहाँ से जा भी नहीं रही थी, लेकिन अब क्योंकि तुम आ चुके हो तो फिर मुझे अब जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं बहुत ही आराम से अब इस दुनिया से चले जाऊंगी। और तभी जो विवेक है वो कविता को देख करके कहने लगता है कि अरे कविता, मैं भी तो तुम्हारा कितने सालों से इंतजार ही कर रहा था, लेकिन तुम तो मुझसे मिलने के लिए आ ही नहीं रही थी। और फिर जिसके बाद दोस्तों विवेक जो है वो कविता के बगल में जाकर के लेट जाता है और फिर दोनों जो है वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर पूरी रात एक दूसरे से बातें करते हैं और तब तक सुबह भी हो जाती है। और फिर दोस्तों जब सुबह हो जाती है और जब कविता के दोनों छोटे भाई और उनकी भाभियां और जब बाहर से जाकर के दरवाजा खोल करके कमरे के अंदर जाती है तो फिर वो देखते हैं कि जो कविता है वो अब इस दुनिया में नहीं है और जो विवेक होता है दोस्तों वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके इस दुनिया को छोड़ करके जा चुके होते हैं।
अब दोस्तों वो लोग ये नज़ारा देख कर के दंग रह जाते हैं और फिर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देते हैं और तब तक गाँव और आस-पड़ोस के भी लोग उनके रोने की आवाज़ सुन कर के तुरंत कमरे में चले आते हैं। और जब वो लोग कमरे में आते हैं और जब वो लोग विवेक और कविता का हाथ एक-दूसरे को पकड़े हुए देखते हैं, तो फिर दोस्तों वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं और वो लोग भी ये सोचने लग जाते हैं कि कविता का प्राण जो है वो सिर्फ़ इतने दिनों से इसीलिए अटका हुआ था और वो जा भी नहीं रही थी। लेकिन आखिर ये लड़का है कौन जिसके आने के बाद कविता जो है वो अपनी रात एक बिता कर के इस दुनिया से चली गई। और फिर दोस्तों वो लोग उस लड़के के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं, जिसके बाद कविता के दोनों भाई गाँव वालों को बताते हैं कि ये लड़का जो है वो हमें रास्ते में मिला था जिसका नाम विवेक है और ये हम लोगों को ये बता रहा था कि ये बहुत ज़्यादा गरीब है। इसकी माँ जो है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उनको लाइलाज बीमारी हो चुकी है और जिसके इलाज के लिए ही इसे 10 लाख रुपए की सख्त ज़रूरत थी और इसीलिए ये इनाम की राशि पाने के लिए हमारी बहन के साथ रात बिताने के लिए ये तैयार ही हो गया था। और फिर दोस्तों जब गाँव वालों को विवेक के इस बात के बारे में पता चलता है, तो फिर वो लोग कविता के भाई से कहते हैं कि फिर तुम 10 लाख रुपए जाकर के इसकी माँ को दे आओ ताकि उसका कम से कम इलाज तो हो जाए। और फिर उसके बाद दोस्तों वो लोग 10 लाख रुपए लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको कोई ऐसी महिला से मुलाकात ही नहीं होती है जो कि उस समय हॉस्पिटल में एडमिट हो और जिसका इलाज जो है वो उसका 10 लाख रुपए का इलाज खर्चा आ रहा हो। और फिर वो लोग काफी ज्यादा उसे ढूंढते हैं, लेकिन काफी वो लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि भला ये कैसा संगम था कि यहाँ पर आने के बाद किसी भी ऐसी महिला से मुलाकात नहीं हो पा रही है। और आखिर वो विवेक था कौन कि जिसके आने के बाद हमारी बहन जो है वो उसके हाथ में हाथ पकड़ करके इस दुनिया को छोड़कर चली गई। और फिर दोस्तों वो लोग वापस घर लौट आते हैं और घर पर आने के बाद जब ये बात गांव वालों को बताया जाता है, तो फिर गांव वाले भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा हैरान परेशान रह गए थे कि आखिर ये लड़का था कौन जिसके साथ ही कविता को जाना था और इतने दिनों से ये सिर्फ इसी के लिए इस दुनिया में थी, जाने का नाम नहीं ले रही थी, कह रही थी कि बस मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करो और तभी मैं इस दुनिया से जाऊंगी। और जब ये लड़का इसके साथ एक रात बिताता है और जिसके बाद ये इस लड़के के ही साथ चली गई। अब खैर ये तो काफी उम्रदराज महिला थी, लेकिन ये लड़का तो एक नौजवान लड़का था, आखिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया। और अब दोस्तों इसे उधेड़-बुन में गांव के सभी लोग जो थे वो रह ही जाते हैं और कोई भी वो कुछ समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिरकार ये कविता की कैसी प्रेम कथा थी कि इस लड़के के साथ ही इसे जाना था। और आखिरकार दोस्तों सभी लोगों को बहुत ज्यादा अचरज में डालकर वो महिला कविता जो है इस दुनिया को छोड़कर उस लड़के के साथ चली जाती है। और दोस्तों आज भी उस गांव के लिए कविता की ये प्रेम कथा एक पहेली बना हुआ है। लोग आज भी कविता के इस प्रेम कथा को याद करके सोच में पड़ जाते हैं और हमेशा ही उस लड़के के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो लड़का था कौन और आखिर वो आया कहाँ से था और आखिर उसकी माँ किस हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो दोस्तों आज तक कविता के इस प्रेम कथा पर से पर्दा हट ही नहीं पाया है, लेकिन अब भविष्य में हो सकता है कि इस कहानी से कभी पर्दा हट जाए। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी, यहीं तक थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है, आपका मनोरंजन करना है। तो आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं और आखिर कविता के साथ उस लड़के विवेक का क्या रिश्ता होगा, आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।